ब्लॉगिंग दोबारा करने के लिए बोल रहा है। मुख गुहा से भोजन जाता है ग्रासनल, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? आहार। इसमें सबसे पहले भोजन पहुंचता है मुख गुहा में। क्या पहुंचेगा? मुख गुहा। मुख गुहा यानी बक्कल का, बक्कल केबिन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तीन चीजें होती हैं। एक आपका जीभ हो गया जो स्वाद बताएगा, दांत जो भोजन को कूच देगा, और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कल पढ़ा दिए थे। जीभ पाचन के काम में नहीं आता है, स्वाद बताता। दांत पाचन के काम में आता है, पढ़ा चुके हैं, दांत पढ़ा चुके हैं। लार ग्रंथि दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनाती है, 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्लाइवरी ग्लैंड। हो जाते हैं, बाहर निकल जाते। इसलिए हाथी जब मुंह खोलेगी ना तो उसके सूंड के जस्ट नीचे ये 2 ठो दांत आपको दिखेगा, उसी से वो खाना वगैरह खाती है। तो कहा जाता है हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब इससे खाना थोड़ी खाएगी, इससे वो दिखाएगी। हम लोग ठोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोड़। तो इंसीजरवा क्या बन गया है? ठोड़। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत है वो केनाइन है कि इंसीजर है? कितना लोग कहता है इंसीजर, और कितना लोग कहता है केनाइन है? केनाइन वाले लोग का गलत है, इंसीजर है। मांसाहारी जानवरों में ना केनाइन बड़ा, हाथी मांसाहारी है नहीं। उसका देखिए, ये फर्स्ट वाला जो इंसीजर है, ये वाला और ये वाला, ये अंदर रहता है, और ये वाला इंसीजर बाहर निकल जाता है इसे, और ये वाला इसे बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये दोनों इंसीजर रहेगा अंदर, अब बस ये ऊपर के 2 इंसीजर क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते। इसलिए हाथी जब मुंह खोलेगी ना तो उसके सूंड के जस्ट नीचे ये 2 ठो दांत आपको दिखेगा, उसी से वो खाना वगैरह खाती है। तो ये कौन सा दांत है? इंसीजर है। कौन सा है? इंसीजर है। और इसके बगल में जो रहता है केनाइन। लड़का नहीं बताएगा, बस लड़की बताएगी सब। पहले सुनो क्या बताना है क्वेश्चन। लड़की बस बताएगी सब, और फिर लड़का बताएगा सब कि हम केवल लड़की से क्यों पूछे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मांसाहारी जानवरों में केनाइन लंबा होता है। केनाइन तो होता सब में, हम लोग केनाइन लगभग उतना ही हो जाता है। इसके बगल में क्या होता है? प्रीमोलर। कौन सा होता है? प्रीमोलर। क्या बच्चों में प्रीमोलर होता है? साफ नहीं होता है। और इसके लास्ट में होता है मोलर। मोलर, मोलर बच्चों में होता है? होता है, बस ये लास्ट वाला नहीं होता, बाकी सारा तो मोलर होता ही है। बता दिए थे दांत। देखिए आगे का जो ये इंसीजर है, ये क्या है? इंसीजर। पक्षियों में ये इंसीजर सट के चोंच बन जाता है, जिसे हम लोग ठोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोड़। तो इंसीजर का क्या बन गया है? ठोड़। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत है वो केनाइन है कि इंसीजर है? कितना लोग कहता है इंसीजर, और कितना लोग कहता है केनाइन है? केनाइन वाले लोग का गलत है, इंसीजर है। मांसाहारी जानवरों में ना केनाइन बड़ा, हाथी मांसाहारी है नहीं। उसका देखिए, ये फर्स्ट वाला जो इंसीजर है, ये वाला और ये वाला, ये अंदर रहता है, और ये वाला इंसीजर व दांत का फॉर्मूला भी बता दिए थे ना। दांत का फॉर्मूला एक साइड से लिख दिया जाता है, बताए थे ना। यहां दांत का फॉर्मूला लिखने के लिए 20 से लाइन ड्रॉ करते हैं। 20 से क्या डालकर लाइन, इधर के सारे दांत लिख दीजिए, हो गया। इंसीजर कटो 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर, ऐसे ही तो नीचे भी होगा। अगर बच्चों का लिखना है तो इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2। तो डिपेंड करता है ना कौन कितना है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर एक स्केल बराबर होता है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? ग्रास नली। क्या हो गया? ग्रास नली। तो पाचन कहां से प्रारंभ हुआ? मुंह से, और उसके बाद कहां गया? ग्रास नली। कहां गया वो? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद हो जाता है पेट में। कहां जाता है? पेट में। पेट को हम आमाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? आमाशय। पेट को क्या कहेंगे? आमाशय।
हिंदी में इसे अमाशय कहते हैं, अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? के बाद स्टार्ट होता है छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। ये हो गया छोटी आंत। समझ में आ गया? सबसे लंबी होती है ये, लेकिन पतली है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत। क्या कहा जाएगा? छोटी। अब ऐसे ही देखिएगा, छोटी आंत। तो छोटी आंत की बस मोटाई कम होती है, और छोटी आंत जाके जुड़ जाती है किससे? बड़ी आंत से। किससे जुड़ती है? बड़ी आंत से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? बड़ी आंत से जुड़ जाती है। ये हो गई बड़ी आंत। कौन सी आंत हो गई? बड़ी आंत। किससे जुड़ गई? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत जाके जुड़ता है मलाशय से। किससे जुड़ जाता है? मलाशय से। रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम, मलाशय से। और ये उसके बाद ये अनपचा भोजन एनस यानी गुदा से शरीर से बाहर हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? छोटी आंत। तो ये टोटल कंप्लीट पीडीएफ में है। तो खाली जगह को हम गुहा या कैविटी कहते हैं। खाली जगह को क्या कहेंगे? गुहा या कैविटी। अंग्रेजी में कहेंगे कैविटी। क्या कहेंगे? कैविटी। हिंदी में गुहा कहा जाता है, कैविटी या गुहा। तो हमारे शरीर में कई जगह कई चीज में खाली जगह है। जैसे पेट में खाली जगह है, तब एक थरिया खाना खा जाता है आदमी। खाली जगह नहीं, उदर। क्या कहेंगे? उदर। और इसके खाली जगह को गुहा, उदर गुहा। अंग्रेजी में एब्डोमेन कैविटी। छाती में खाली जगह है, तभी ना पूरी शरीर का खून चला जाता है दिल के अंदर, हम सांस लेते हैं। तो इसमें भी खाली जगह है कि नहीं है? कोरोना में यही खाली जगह हिंदी में वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष। तो ये क्या हो गया? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा। मुंह में खाली जगह है, हाँ, तभी तो खाना खाते हैं जी। अरे एक कप पानी रख लेता है आदमी इसी में लेकर। कहां से प्रारंभ होता है? मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा, बक्कल कैविटी। अंग्रेजी में बक्कल कैविटी। तो पाचन कहां से चालू होगा? बक्कल कैविटी से। कहां से? बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा में आपको तीन चीज मिलेगा। पहला दांत, दूसरा जीभ, और तीसरा लार बनाने वाली लार ग्रंथि। लार्वा बनाने वाली लार ग्रंथि। वो लार स्लाइवा बनाती है, लार्वा नहीं स्लाइवा, लार बनाती है। काम आएगा पाचन में, लार बनाने वाली लार ग्रंथि आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जीभ पाचन का हिस्सा नहीं है। वो बस बताता है कि जो तुम खा रहे हो ना, ये 2 दिन पहले से सड़ चुका है, तो सड़ गया, इसको मत खाओ। वो हमें ज्ञान कराता है, इसलिए उसे हम ज्ञानेंद्री कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, पाचन कहां से चालू हुआ? मुख। हाँ, मुख गुहा के बाद ग्रास्न, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, उसके बाद गुदा, मलाशय के बाद गुदा, मलाशय के बाद गुदा। अंग्रेजी में इसे रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम। क्या कहेंगे? रेक्टम में अनपचा भोजन यहीं जाके जमा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर यहां पर कोई भी इंसान को, जैसे होता है कि उसको रास्ते पे घूमता है, इसलिए इस रास्ते को हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहेंगे? आहार। अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम, वो तो ग्रास नली है, वो तो छोटा सा है, आहार नाल का एक हिस्सा है। आहार नाल ये पूरा है। तो शरीर का एकदम समझिए, आहार नाल पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है आहार नाल। समझ में आ गया कि नहीं? पोस्टमार्टम जब किया जाता है ना, तो ऐसे चीरा जाता है, अब पेट से निकाल, अब यहां से डॉक्टर एक चीरा लगाता है यहां तक में। आहार नाल बता देंगे पहले कहां से चालू होगा? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। मलाशय के बाद गुदा। याद, चैप्टर ही अलग है। जीभ का चैप्टर और कौन सी है? स्लाइवा बनने वाली लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो अभी आपको मुख गुहा में पढ़ना क्या? लार ग्रंथि पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ा दिए दांत, जीभ पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, आगे पढ़ना है। तो यही वाला आपको पढ़ना है लार ग्रंथि के बारे में। तो उससे पहले आपको ना, लार ग्रंथि को हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक थैला होता है जिसके अंदर हार्मोन या एंजाइम पाया जाता है। जिसके अंदर हार्मोन या एंजाइम, हमारे शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटी थैली,
जिसके अंदर या तो हार्मोन पाया जाएगा या तो एंजाइम पाया जाएगा, उसी को हम ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। एंजाइम की पहचान उसमें ब्लड नहीं मिला होता है, हार्मोन की पहचान वो ब्लड के साथ आता है, ब्लड के साथ आता है। जैसे हमारा पसीना किसी के पसीना से खून निकलता है, हाँ, तो वो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। समझ में आ गया? आंसू एंजाइम। क्या है? एंजाइम। किसी के आंसू से खून निकलता है? नहीं निकलता। वो लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए गाना गाएगा सर, लहू बन के। या तो हार्मोन निकलेगा या तो एंजाइम। एंजाइम निकलेगा तो क्या वो ब्लड के साथ आएगा, और हार्मोन निकलेगा तो ब्लड के साथ आएगा। ब्लड बॉडी के इंटीरियर अंग में रहता है, तो जब हार्मोन निकालता है तो उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और जब एंजाइम निकालता है तो बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथियां कितनी टाइप की? तो इसमें हमें ग्रंथि नाम का चैप्टर ही है। लार ग्रंथि पाए जाते हैं, यही थुथुरे पाया जाता है, 3 गो इधर 3 गो इधर। कितने पाए जाते हैं? 3। 3 इधर 3 इधर। जैसे खाना आएगा, जैसे खाना, लार ग्रंथि अचानक लार बनाने लगेगा। इसलिए अगर आप नॉर्मल बैठे हैं, अभी कोई कितनी जोड़ी, इसको ऊ तो नहीं समझ रहा है, सो ऊ जोड़ लेगा तो तीनों अलग अलग कैटेगरी का, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटीड। पहला होता है पैरोटीड, ये सबसे बड़ा होता है। उसका सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और एक होता है सब लिंगुअल। कितनी लार ग्रंथियां? 3। पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटीड, सब लिंगुअल। स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। सबसे बड़ी वाली का नाम पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटीड, सब लिंगुअल, ये तीनों जोड़े में पाए जाते हैं। पैरोटीड कहां पे? यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पाया जाता है। फिर 2 ठो इसके नीचे पाया जाता है, यहाँ पे नीचे में छोटी छोटी थैले टाइप का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दिन भर में, एक दिन में पर डे 1.5 लीटर निकालता है सब। 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा यानी हमारे मुंह से कलेक्ट होके लार को बनाते रहता है। 1.5 लीटर बनाता है ये दिन भर में। ग्रंथि किस बीमारी से प्रभावित हो जाती है? मम्स। किसे? मम्स। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपको सांप में पैरोटीड ग्रंथिया में जहर पाया जाता है। समझ में आ गया? जैसे हम कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं खटाक से, तो हमारी लार ग्रंथि लार निकालते थी हम, और जैसे जैसे हम लोग देखे रहते हैं खाना को, तो उसको दिमाग में आइडिया, इसको पचाने में ज्यादा मेहनत होती है। पैरोटीड ग्रंथि किसका काम करती थी? जहर का। जब भी सांप बहुत जोर से काटेगा तो दांत के ऊपर वो पैरोटीड ग्रंथि होती है, वो जाके उससे टच हो जाएगी, और वो जहर जो है वो टपक जाएगा। किसके ऊपर? दांत के ऊपर। और दांत गड़ा दिया आपके, तो जो इसे हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है उसे हीमोटॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहर, हीमोटॉक्सिक। और जो ब्रेन यानी न्यूरॉन को खत्म कर दे उसके न्यूरोटॉक्सिक। क्या कहेंगे? न्यूरोटॉक्सिक। तो जहर कितने टाइप का? 2, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। अलग अलग सांप में, लार में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कई तरह के एंजाइम, जिसमें एक होता है लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। आप ऐसे किताबों में देखेंगे तो बस, लेकिन आपको सब पढ़ना है। क्वेश्चन यहां से भी आता है, म्यूलिन से भी। देखिए अब एक एक करके समझते हैं। लाइसोजाइम का काम है कीटाणुओं को मार देना। कीटाणुओं को क्या करना? मार देना। इसका मतलब हम हाथ धोए रहें या हाथ धोते हैं तो कुछ कीटाणुओं को हमारे शरीर में बनने वाला लार उसमें उपस्थित लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता। ऊपर वाले को बहुत अच्छे से पता था कि जो छोटा बच्चा है खेलते रहता है, पहले तो चलना नहीं सीखता है, पहले तो 4 हाथ पर सब मिला के चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और छोटका लड़कन सबको देखिएगा ना, बच्चों में लार ग्रंथि हम लोगों से ज्यादा एक्टिव होता है, दिन भर लारे चुआते रहता है।
लार ग्रंथि में म्यूलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूलिन। ये म्यूलिन भोजन को चिपचिपा कर देता है। भोजन को क्या कहता है? चिपचिपा, लसर फसर कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए छोटा बच्चा को दीजिए खाना दीजिए, जलने में मदद करता है। समझ में आ गया? तो रोटी को हम लोग कूच के खाते हैं, जिस वजह से रोटी काफी देर तक मुंह में रहता है और उसमें म्यूलिन अच्छे से मिल जाता है, इसलिए रोटी जल्दी अटकता नहीं है। चावल को कूचता कौन है? सटासट मारा उसमें भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मार देता है, लाइसोजाइम। इसलिए मुंह में ज्यादा से ज्यादा भोजन को रखना चाहिए ताकि कीटाणुओं को मार दे। दूसरा म्यूलिन, म्यूलिन का काम होता है भोजन को छिपछिपा बना देना, भोजन को छिपछिपा, ताकि निगलने में आसानी। तो उसको जितना देर रखेंगे उतना निगलने में आसानी है। उसके बाद ये दोनों का काम है डाइस्टेज, डाइस्टेज और टाइलिन, ये पढ़ाना है। देखिए डाइस्टेज और टाइलिन दोनों का काम एक ही है। ये दोनों का एक काम, ये देखिए कीटाणुओं को मारता है, हमारे आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, थूक में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। तो पसीना भी आपके कीटाणुओं को मार देता है। जितना भी कीटाणु वगैरह रहेंगे सुनना, पसीना उन लोगों को क्या कर देगा? डाइस्टेज और टाइलिन, डाइस्टेज और टाइलिन, ये हमारे लार में और थूक में सबसे ज्यादा टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है। इसका काम होता है स्टार्च का पाचन करना। किसका? स्टार्च। स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहेंगे? मंड। हमारे भोजन में मंड का रहना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? अनाज का बाहरी जो भाग होता है, अनाज का बाहरी भाग जिसे हम लोग चोकर कहते हैं, क्या कहते हैं? चोकर, उसे हम लोग कहते हैं स्टार्च या मंड। चोकर हमारे खाने में होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप आटा खाते हैं ना, तो उसमें जब आटा को चालते हैं तो उसका 80% चोकर बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बड़े साइज का जो चोकर हो और उसको गाय भैंस खा लेते हैं और छोटे साइज वाला आटा के साथ आ जाता है। तो आपके भोजन में कितना भी आटा चाल दीजिए, स्टार्च यानी मंड उसमें आएगा। अगर आपने 100% चाल दिया तो मैदा हो जाता है। क्या हो जाएगा? मैदा। आप बताइए, अब जैसे हम क्यों ना जरूरी है, किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए भोजन में पाए जाने वाले मंड यानी स्टार्च का पाचन कौन करता है? हाँ, डाइस्टेज और टाइलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। तो इसलिए देखिएगा हमारा नेचर है कि हम रोटी को ज्यादा चबाते हैं, क्योंकि रोटी के बाहर क्या होता है? स्टार्च। गांधी जी कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, चोकर मतलब समझे, अनाज का बाहरी भाग क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च होता है। पत्ती जो होता है ना, पत्ती, वो भी क्या है? स्टार्च। पत्ती भी स्टार्च। यानी अगर हम पत्ती खाएंगे तो हमको मुंह में ज्यादा चबाना पड़ेगा, क्योंकि मुंह में ही क्या है? टाइलिन और डाइस्टेज, तो ज्यादा चबाना पड़ेगा हमको अगर हम पत्ती खाएं तो बकरी, गाय, भैंस ज्यादातर तो पतइये खाते हैं। 300 के बाद एक और दिक्कत है, जल्दी खाओ ना तो दूसर को समेट देगा आके। दड़ा पूरा तो उसका 2 पेट होता है। गाय भैंस में एगो एक्स्ट्रा थैली होता है, रूमल बोलते हैं, रूमल। तो जल्दी 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 ढकेल लेके कहाँ पे? रूमल में। अब उसके बाद साइड में जाके आराम से देखेगा, कोनो ऊंचा जगह है, कोनो दीवाल उवाल है तो टेक लेके आराम से बैठ जाएगा और निकाल लेगा उनमें से तनी तनी होती है। वो आहार नाल के किस जगह से शुरू हो जाता है? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या जीभ पाचन का काम करता है? नहीं। दांत पाचन का करेगा? करेगा। अरे दतवे तो तूड़ा ना, तो खड़े रोटियां घोट जाइए ना, तनी स्टार्च मिला के को मान। म्यूलिन का काम छिपछिपा, डाइस्टेज और टाइलिन का काम स्टार्च का पाचन। किसका पाचन? स्टार्च का पाचन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये है आइसोफेगस, इसे हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहेंगे? ग्रास नली, ओएसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन को बस नीचे ले जाया जाता है। और ये नली जो होती है ना, एक सीधी नहीं होती है, ये फूलती पचकते रहती है ऐसे। ये नली क्या होगी? पचकते फूलते रहेगी, ऑटोमेटिक होगी। जैसे खाना जाएगा ना, थोड़ा पचकेगा फिर फूलेगा, ऐसे पचकेगा फिर फूलेगा, पचकेगा फूलेगा। इसको कहते हैं क्रमानुकुचन। क्या कहेंगे? क्रमानु। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। अच्छा, अगर एकदम नली की तरह रहता तो ढब ढब आवाज करता, खाना खाते, पानी पीते ढक 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 ढक, समझ गया? पाइप से नीचे गिरता है वैसा नहीं, तो इसलिए कभी रोक देता है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ले जाता, नहीं तो आवाज करता आदमी। ऐसे दूध वगैरह पीते तो बड़ बड़ आवाज करता है।
पाचन की क्रिया कहां नहीं होती है? आहार नाल का एक हिस्सा है ग्रास नली, जिसमें पाचन नहीं हो, पाचन उसमें नहीं होता। पाचन का काम नहीं किया, दांत पाचन की काम किया, दांत पढ़ा दिए हैं। लार ग्रंथि पाचन का काम करती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। तीनों लार ग्रंथि मिलके दिन भर में कितने लीटर? 1.5 लीटर लार निकालती है। लार का होना जरूरी है क्योंकि उसमें लाइसोजाइम कीटाणुओं को जमा होने नहीं देता, इसलिए हम जब तक जगे रहेंगे हमारे दांत पे गंदगी नहीं हो। जैसे हम लाइसोजाइम बनना बंद हो जाए, दांत के ऊपर क्या हो जाएगी? गंदगी जम जाएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रश, करासन। ग्रास नली से कहां गया? आमाशय। तो आप खाना को ले आते हैं आमाशय से। ये हो गया आपका मुख। ऐसे कोई दीवार नहीं बनी होती है, बट पहले हिस्सा को हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कितने हिस्से? 3। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। कितने हिस्सा? 3। शुरुआती हिस्सा कार्डियक, बीच का फंड और साइड का पाइलोरी। कार्डियक का मतलब होता है दिल, हृदय। तो शुरुआती हिस्सा दिल के पास पाया जाता है। पहला हिस्सा कहां पाया जाएगा? दिल। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियक। शुरुआती हिस्सा कार्डियक, उसके बाद फंडिक, उसके बाद पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। किसमें? कार्डियक। कार्डियक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कार्डियक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl जैसे जैसे भोजन में HCl जाएगा ना, टाइलिन के प्रभाव को रद्द कर देगा। कि टाइलिन से ज्यादा तगड़ा होता है कौन? HCl। टाइलिन के प्रभाव को रद्द कर दिया यहाँ पे, और भोजन को बना देता है अम्लीय। जो छोटे मोटे कीटाणु थे उन्हें तो निपटा दिया था कौन? लाइसोजाइम। लेकिन लाइसोजाइम बहुत ज्यादा कीटाणुओं को नहीं निपटा पाता, क्योंकि भाई उसका पावर ही बहुत कम होता है। तो जितने खतरनाक टाइप के कीटाणु थे उन सबका कौन निपटा देगा? HCl। HCl इतना हार्ड होता है ना, इतना मतलब कि आपका चमड़ा जला सकता है, लेकिन हमारा पेट को नहीं जला पाता है, क्योंकि इस पेट की ऊपर एक म्यूकोसा नामक परत होती है। वह म्यूकोसा लेयर एसिड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? एसिड का कोई, जैसे अगर आप गद्दा पे ऊपर एक किया, किसकी लेयर? म्यूकोसा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका किसी एग्जाम में, अभी हाल ही फिलहाल किसी एग्जाम। तो किस चीज की लेयर होती है? म्यूकोसा की। और वह लेयर रहना जरूरी है। अगर वो लेयर हट गया, जरूरी है, अगर वो लेयर हट गया, काम खत्म, पेट सफा हो गया, खत्म, छेद हो जाएगा। अल्सर एक बीमारी होती है, अल्सर एक पेट में बीमारी होती है, अल्सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगे और म्यूकोसा की परत कमजोर पड़ के हटने लगती है, तो आपका पेट में छेद हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उसको क्या कर देगा? छेद कर देगा। तो वो अल्सर नामक बीमारी होती है। उसको छोड़ दीजिएगा ना तो जान चल जाएगा अल्सर में। तो छाड़िए, भोजन को अम्लीय कर। और बचे हुए जो भोजन को दांत से कूचा गया था उसमें लार्वा मिलाया गया था, जब वो एसिड में जाता है तो ऑटोमेटिक टूटने लगता है। क्या होने लगता है? टूटने लगता है। तो भोजन को तोड़ता है, कीटाणुओं को मारता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। और बहुत ही हार्ड एसिड है, HCl बहुत ही हार्ड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा अल्सर नामक रोग में किसका डर हो जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाता है? एसिड। कहेगा HCl शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आमाशय में। कहां पे? आमाशय। और आमाशय के किस अंग में? कार्डियो। किसमें? कार्डियो। HCl बहुत खतरनाक जब तो हो गया, बढ़ जाता है तो आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई, जिसे कहते हैं एसिडिटी हो गया। क्या हो गया? एसिड। तो वही आपको धुआं ढेकार आने लगता है। देहात में लोग कहते हैं ना, धुआं ढेकार आ रहा है, पेट गुए गुए बोल रहा है, बढ़ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया और आपका सीना जलने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता होगा, एकदम जलने लगता होगा, अच्छा तो ना अजीब हो गया, मतलब क्या बढ़ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया। अब आपको पता है कि ससुरा जब एसिड है तो एसिड को कम करने के लिए क्षार मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? क्षार मिलाना पड़ेगा कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब NaOH मिला देंगे तो सोचा नुकसान कर देगा हम लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी तो OH ही है, OH हो गया। तो देखिए ये क्षार है, OH मतलब क्षार, ये अम्ल, ये दोनों कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो जब एसिडिटी बढ़ जाए यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो आप क्षार मिला सकते हैं। आपके पास CaOH भी है, चूना पी जाइए, नुकसान कर जाएगा।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो कंट्रोल कर देगा, लेकिन फिर आपको अनबैलेंस कर देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। NaOH पी जाइए, ये भी नुकसान करेगा। ये तीनों मिल नुकसान कर देगा। ये नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए घातक है। ये नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए घातक है। ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें जो OH लगा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तुरंत। जैसे मिलेगा तुरंत न्यूट्रल, जैसे मान के चलिए आपको गर्म है कोई चीज, पानी डाल दीजिए, तुरंत ठंडा कर देता है उसको। 5 से 6 सेकंड लगता है। इसी को कहते हैं इनो। क्या है इनो? कितने सेकंड? 6 सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? खाइए, अच्छा है, अच्छा रसगुल्ला खाइए, सब खाने में स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब आप इसे उल्टी करते हैं तो ससुरा नकिया जरा देता है। आप कभी सोचे खाए तो ठीक था, ससुरा निकला का है इतना खराब? क्या निकला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो सिस्टम आपको समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली इसका काम है कीटाणुओं को मार देना, भोजन को टुकड़ों में तोड़ देना, लेकिन इसकी खराबी ये है कि भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय करता है। इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब भोजन आता है किसमें? फंडिक में। फंडिक में ना कांटे के जैसे छोटी छोटी रचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। कांटे की समान रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रूजी। ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है, भोजन को फंसा के रोक लेता है। जब भी भोजन अभी बड़े बड़े टुकड़ों में रहेगा, संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, जो भोजन को रोक के रखता है 4 घंटा तक। कितना घंटा रोकता है? अब बाकी सिस्टम में 2 घंटा लगता है, कंप्लीट पाचन 6 घंटे में हो जाता है, लेकिन पेटवे में कितना देर लग जाता है? हाँ, 4। कौन रोक के रखता है? रूजी। रूजी रखता है। कौन रखता है? रूजी। ये पेट के फंडिक वाले भाग में होता है। किसमें होता है? फंडिक वाले भाग में होता है रूजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, इंसान खाना ही नहीं खाता है। कभी आपको कहेंगे तो पेट पूरा खाली है, पेट खाली है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा खाली है, रूजी खाली है, तो रूजी के ऊपर जब भोजन नहीं रहेगा तो रूजी ऐसे खड़ा हो जाएगा कांटा की तरह। इसके ऊपर भोजन जाएगा तब नहीं, ये नीचे रहेगा तो इसे कांटे की तरह क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो आपको पेट चुभने लगेगा, इसे कहेगा पेट गड़ रहा है। ऐसा काम है कि भोजन को क्या करना है? रोक के रखना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं इधर वाला पाइलोरिक। ये बहुत जरूरी चीज है, पाइलोरिक। तो ये होता है इंड हो जाता है, इसलिए ना कई कई किताबों में देखिएगा तो इसे लिखता है पाइलोरिक इंड। तो क्या लिखना है? सोचो जब तुम इसको पाइलोरिक इंड लिख रहे हो तो उसे कार्डियक स्टार्ट लिखो। जब वाले भाग में ऊपर में कई सारी थैलियां होती हैं। क्या होती हैं? थैली। थैली को हम बताएं ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथ। थैली को क्या कहते हैं? ग्रंथ। ये थैली होती है जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे? इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक इस भाग में होती है। अब हम आपको बताएं, ग्रंथि मतलब होता है थैला। उस थैले में या तो हार्मोन होगा या तो एंजाइम होगा, या तो हार्मोन होगा या तो एंजाइम। आपको हम कल बता दिए थे, हार्मोन जब भी आएगा तो ब्लड में, क्या पेट में ब्लड होता है ना? आप उल्टी करके देखिएगा, ब्लड नहीं निकलेगा। अरे उल्टी तो किसी ना किसी सबका ही हुआ होगा। कोई जूस निकलेगा, रस निकलेगा, यानी एंजाइम निकलेगा, तो उसे आप एंजाइम कहिए या जठर रस कहिए। आप उसे जठर रस भी कह सकते हैं। तो बताइए जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। अंग्रेजी में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। बताइए जठ आ जाएगा जठर रस। जठर रस, जठर रस अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस टाइप का होता है। जठर रस कितने टाइप का? एक होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन। और एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन। तो बताइए जठर रस कितना? जठर रस रेनिन और रेनिन तथा पेप्सिन। जठर रस किस ग्रंथि से? जठर ग्रंथि। इसे हम गैस्ट्रिक जूस कह सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कोई दिक्कत? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन तथा रेनिन दूध को पचाता है। किसे पचाता है? दूध। ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए छोटा बच्चा देखिएगा जब दूध पीता है आधा घंटा बाद उल्टी करेगा ना, तो
दही उल्टी करता है। आगे देखते हैं, दूध को दही में बताता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है रेनिन। पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाता है? किसे? प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे भयानक होता है, इसका पचाना सबसे मुश्किल होता है। भोजन में सबसे मुश्किल से पचता है तो प्रोटीन, इसको पचाना इतना मुश्किल होता है, जल्दी पचता ही नहीं है। तो इसको 3 जगह पचाना पड़ता है। पेट में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है, पेट में पचेगा, फिर अग्नाशय पैंक्रियास से पचेगा, फिर छोटी आंत में पचेगा। तो 3 जगह, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि दुनिया का ज्यादा चीज भोजन में प्रोटीन है। हार्मोन भी प्रोटीन, एंजाइम भी प्रोटीन, इंसुलिन भी प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत मुश्किल से पचता है, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं पच सकता है। तो प्रोटीन पहले टूटता है पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। किसमें पचता है? पेप्टोन। तो बताइए पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन बना देता है। क्या बना देता है? पेप्टोन। क्या बनाएगा? पेप्टोन। पेप्टोन अभी पचा ही है, अभी उसका रूप चेंज हुआ है। क्या हुआ है? रूप चेंज हुआ है। पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन से पेप्टोन कहां पर बनता है? छोटी आंत, अग्नाशय या आमाशय? कहां बनेगा? कहां बनेगा? पेप्टोन बनता है। पेप्सिन से क्या बनता है? सॉरी, प्रोटीन से क्या बनता है? कौन बनाता है? पेप्सिन। समझा? अगर ये पेप्टोन बहुत बन गया तो टोन निकल जाएगा। याद रखने के लिए इजी है, पेप्टोन ज्यादा हुआ तो टोन निकल जाएगा। टोन इसमें भी है, देखिए। अच्छा, रियल में ऐसा नहीं होता है, पेट निकलता है वसा की वजह से। ऐसे याद रखने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, पेप्टोन ज्यादा हो गया तो क्या निकल जाएगा? टोन। ठीक है। हालांकि पेट जो निकलता है किसके वजह से निकलता है? वसा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े तो पेट का कितना हिस्सा? पिछला हिस्सा को क्या कहते हैं? पाइलोरी। एकदम पिछला हिस्सा को पाइलोरी क्या कहेंगे? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहेंगे? पाइलोरिक में कितनी ग्रंथियां? 2। कौन कौन? सॉरी, ग्रंथि तो एक ही पाई जाती है, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर रस कितने टाइप का? रेनिन, दूध को दही। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम दूध से दही, दूध को दही।